जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अगर किसी को सबसे अधिक दुर्गति झेलनी पड़ी है तो कांग्रेस को। विराम। न सिर्फ वह उन राज्यों में भी अपने दिग्गज नेताओं तक को चुनाव नहीं जिता पाई जहां उसकी पहले से सरकार थी या वह मुख्य विपक्षी दल के रूप में थी, बल्कि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी उसे छोटे क्षेत्रीय दलों से भी नीचे के पायदान पर पहुंचकर सब्र करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह प्रियंका गांधी ने अपनी ताकत झोंकी और हर चुनाव क्षेत्र में पहुंचकर जनसंपर्क किया था, महिलाओं, किसानों और बेरोजगार नौजवानों के भविष्य को लेकर रणनीति बनाई थी, उससे लगा था कि कांग्रेस इस बार अपनी जड़ें फिर से रोपने में कामयाब हो पाएगी। मगर सारे कयास, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। विराम। इसलिए स्वाभाविक ही कुछ लोग पूछने लगे हैं कि भाजपा ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, क्या वह उसमें सफल हो गई है। विराम। हालांकि इस चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस निराश नहीं दिख रही है। उसने नया हौसला भरते हुए इन नतीजों की समीक्षा करने, अपनी कमियों पर मंथन करने की घोषणा की है। जल्दी ही कार्यकारिणी की बैठक बुलाने और उसमें आगे की रणनीति पर विचार करने का दम भरा है। विराम। मगर वह इसमें कितनी कामयाब हो पाएगी, देखने की बात होगी। पैरा। इस चुनाव नतीजे से बहुत सारे लोग हतप्रभ हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। कुछ लोग मान रहे हैं कि मतदाता को मुफ्त राशन और गुंडाराज से मुक्ति के भरोसे ने भाजपा के साथ जोड़े रखा, मगर इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब पुराने ढंग के चुनाव नहीं कराए गए हैं। मतदाता जागरूक हो गया है और वह प्रतिनिधियों के कार्य व्यवहार को बहुत अच्छी तरह जानता समझता है। ऐसे में जिन राजनीतिक दलों के नेता लगातार उसके सुख दुख में साथ रहे, उन्हें लोगों ने अपना समर्थन दिया। जो लोग केवल सैद्धांतिक बातें करते हुए चुनाव के समय रथ पर सवार होकर उनके पास आए, उन्हें बहुत तवज्जो नहीं दी। विराम। ऐसा भी नहीं कि भाजपा के शासन में लोगों को तकलीफें नहीं उठानी पड़ी, प्रशासन की तरफ से गलतियां और लापरवाहियां नहीं हुई, पर हकीकत यह भी है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लगातार उनके संपर्क में रहे। हर गांव, हर मोहल्ले में भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय हैं और वे लोगों की मदद के लिए तत्पर दिखते हैं। विराम। सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य किसी दल के कार्यकर्ता इस तरह दिखते तक नहीं। पैरा। कांग्रेस दरअसल अपनी दलगत जमीन काफ़ी पहले खो चुकी है। पहले ब्लॉक, गांव पंचायत स्तर पर उसके कार्यकर्ता हुआ करते थे जो स्थानीय लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। अब वे कहीं नहीं दिखते। गांव की तो बात क्या, जिला मुख्यालय के स्तर पर भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। विराम। फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के काम करने का तरीका दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर सैद्धांतिक रणनीति तैयार करने का है। ऐसे वरिष्ठ नेताओं का तादाद कांग्रेस में बड़ी है जो कभी जमीनी स्तर पर काम करने नहीं उतरे। भाजपा इस मामले में ज़्यादा लोकतांत्रिक दिखती है। उसकी केंद्रीय कमान के बड़े नेता भी जमीन पर उतरकर अपने मोहल्ला स्तर के
कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। अगर कांग्रेस को अपनी खोई जमीन पानी और भाजपा के टक्कर में खुद को खड़ा करना है तो उसे भाजपा की कार्य संस्कृति अपनानी पड़ेगी। पैरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने का जो संकेत दिया है उसे एक चेतावनी के रूप में देखने की जरूरत है। इस वैश्विक वित्तीय संस्थान की प्रमुख क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा ने साफ कहा है कि रूस यूक्रेन की जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वह चिंता की बात है और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। महंगे होते कच्चे तेल पर वैसे तो सरकार भी नज़र रखे हुए है। पिछले दिनों कुछ एक मौक़ों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस पर चिंता जाहिर कर चुकी है। उन्होंने कहा भी कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। वित्त मंत्री की इस चिंता से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमें आने वाले दिनों में किस तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $140 प्रति बैरल के करीब आ चुका है। इस क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक कंपनियां इसके $150 प्रति बैरल तक जाने की बात पहले ही कह चुकी है। पैरा गौरतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी समय से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। कोरोना महामारी के 2 सालों में तो विकास दर शून्य से नीचे चली गई थी। विराम हालांकि अर्थव्यवस्था का संकट 2017 से ही दिख रहा था और आर्थिक वृद्धि दर लगातार नीचे आ रही थी, पर महामारी के दौरान जिस तरह के हालात बन गए थे उन्हें देखते हुए विकास दर सामान्य होने में अभी भी लंबा वक्त लग सकता है। अर्थशास्त्रियों की राय भी इससे अलग नहीं है। विराम साल 2020 में तो आर्थिक गतिविधियां एक तरह से ठप ही रही थी। हालांकि अब जब स्थितियां पटरी पर आना शुरू ही हुई थी कि रूस यूक्रेन संकट खड़ा हो गया, वैसे जीडीपी के अनुमानों को लेकर वैश्विक वित्तीय संस्थान और रेटिंग एजेंसियां अभी भी बहुत ज़्यादा उत्साहित लग नहीं रही हैं। 2 महीने पहले तक जो अनुमान लगाए जा रहे थे अब उन्हें लेकर संशय दिखने लगा है। इसका बड़ा कारण रूस यूक्रेन की जंग से कच्चे तेल में तेजी का रुख बना है। कोई नहीं जानता कि जंग कब थमेगी और कच्चा तेल कब नीचे आना शुरू होगा। पैरा हमारा संकट यह है कि कच्चे तेल के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल दूसरे देशों से खरीदता है, इसमें रूस भी है। हालांकि आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत को काफ़ी सस्ता तेल देने की पेशकश की है, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलने वाला। हम जिन दूसरे देशों से तेल खरीदते हैं वो तो सस्ता देने से रहे। विराम जाहिर है वैश्विक बाजार की तेजी का तेल आयात पर असर पड़ेगा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रभावित होगा। विराम वैसे भी चुनावों के मद्देनज़र तेल कंपनियों ने पिछले 3.5 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, पर अब तो चुनाव नतीजे आ चुके हैं और तेल कंपनियां कभी भी दाम बढ़ा सकती है। पेट्रोल डीजल महंगा होते ही महंगाई और बढ़ेगी। चिंता की बात यह है कि महंगाई दर पहले ही काफ़ी ऊंची बनी हुई है।
ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, महंगा तेल भी खरीदना है और महंगाई का भी सामना करना है। विराम।